दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया। नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के तमाम कारणों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि कोई भी सभ्यता एक साथ नष्ट नहीं होती, कोई भी सभ्यता एक कारण से नष्ट नहीं होती। किसी भी सभ्यता के पतन होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कौन कौन से थे वो कारण, किन किन कारणों ने अहम भूमिका अदा की, आज उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। गुपचुप तमाशा देखे वाहर तेरी खुदाई। सिंधु सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण इतिहासकारों ने गिनाए, वैज्ञानिकों ने भी उसमें रुचि ली, उन्होंने भी बहुत सारे कारण बताए। समाज के अन्य चिंतकों ने बहुत सारे कारण बताए। भौगोलिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, महामारी के कारण थे, जलवायु परिवर्तन के कारण थे। बहुत सारे कारण एक साथ मिल गए और हो गया सिंधु सभ्यता का पतन। तो कैसे हुआ, आइए विचार करते हैं। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि पूर्व काल में सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता विकसित हुई होगी और उसके बाद विकसित हुए होंगे नगर। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही वैसे वैसे नगरों का विकास होता चला गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर हमें मिलते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मुख्य नगर माने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा कालीबंगा है, लोथल है, जो विशिष्ट स्थान रखते हैं, उनकी अलग अलग पहचान है। कुछ नगरों में बहुत सारी भट्टियाँ मिली हैं जहाँ शिल्पकार होते थे, तांबे के बर्तन बनते थे, कांसे के बर्तन बनते थे। शिल्पकार अपने चरम पर था, मिट्टी की कला वो सब जानते थे, कास्ट कला यानी लकड़ी की कला में वो महारत हासिल कर चुके थे, औजार बनाना वो जानते थे। तो एक विकसित सभ्यता एक साथ नष्ट नहीं हुई होगी, इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। किसी भी सभ्यता और संस्कृति को विकसित होने में समय लगता है और उतना ही समय लगता है उसके विनाश में। विभिन्न कारणों पर अगर हम नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हमें महसूस होता है कि जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा मुद्दा रहा, या यूँ कहें कि जलवायु परिवर्तन ने सिंधु सभ्यता के लोगों को विवश कर दिया कि वे अपना कहीं और मुकाम खोजने की कोशिश करें, क्योंकि बाढ़ बेइंतहा आई, सूखा भी पड़ा, कृषि कार्य लगभग खत्म होने लगे, जनसंख्या वृद्धि हो गई तो अनाज उसी मात्रा में चाहिए था, अनाज पैदा नहीं हो रहा था। तो जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारक के रूप में हम देखते हैं। जब जलवायु परिवर्तन होता है, जब बाढ़ ज़्यादा आती हैं, जब बारिश ज़्यादा होती हैं, तो फैलती हैं महामारियाँ, बीमारियाँ। तो जलवायु परिवर्तन हुआ, महामारियाँ फैलीं, बीमारियाँ बढ़ीं और लोग संकट से घिरते चले गए। जब महामारियाँ फैलती हैं तो समाज में विघटन होता है, और ऐसा विघटन होता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उसका कुछ अंश और कुछ दंश हम वर्तमान में भुगत रहे हैं। कोरोना काल की वजह से हमारी सामाजिक स्थिति किस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है वो आप सब जानते हैं। जलवायु परिवर्तन हुआ, महामारियाँ बढ़ीं, खेती बाड़ी कम हो गई और सामाजिक रूप से सिंधु सभ्यता कमज़ोर होने लगी। अगर यही 3-4 मुख्य कारक हम शुरू में विचार करें तो इसमें भी कई वर्ष लगे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सिंधु सभ्यता में जो अवशेष मिल रहे हैं उसमें वैद्य परंपरा बिल्कुल ही गायब है, उसके कोई अवशेष हमें नहीं मिल रहे हैं। तो जब महामारी फैली तो वैद्य और चिकित्सा उस समय बिल्कुल विफलता के कगार पर पहुंच गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि संक्रमण को कैसे रोका जाए, महामारी कैसे खत्म की जाए। तो ये बहुत सारे मुद्दे एक साथ इकट्ठे हो गए। सामाजिक विघटन हो गया, खेती बाड़ी कम हो गई,
जनसंख्या बढ़ रही थी और उसके बाद उपजी आर्थिक विसंगतियाँ। महामारी से जूझ रहा समाज आर्थिक रूप से निश्चित रूप से कमज़ोर हुआ होगा, कलाकृतियों का बनना कम हो गया होगा, उनकी बिक्री ना के बराबर हो गई होगी, विदेशों से व्यापार छिन्न भिन्न हो गया होगा, क्योंकि कोई भी उस जगह पर नहीं आना चाहेगा सामान खरीदने जहाँ पर महामारी फैली हुई है, और एक ऐसी महामारी जिसका कोई उपचार ही नहीं था। महामारी ने ले ली सिंधु सभ्यता, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मनोविकृति हुई वो शायद कल्पना से परे है। महामारी, आर्थिक विसंगतियाँ, सामाजिक विघटन, तो निश्चित रूप से झगड़े हुए होंगे, हिंसा हुई होगी, और हिंसा में बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ 100 लोग मारे गए होंगे जिनके अवशेष हमें मिलते हैं। जैसा कि एंथ्रोपोलॉजी के विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ग्वेन रॉबिन्स शुग ने अपने शोध पत्र में यह अंकित किया है कि उनको जो खोपड़ियाँ मिली हैं उस पर चोट के निशान हैं। तो निश्चित रूप से हिंसा भी हुई होगी, क्योंकि जब आर्थिक विसंगतियाँ होती हैं, जब लेन देन होता है, सामाजिक विघटन हो चुका होता है, तो आदमी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या सिंधु सभ्यता रातों रात नष्ट हो गई, उसका विघटन हो गया, वो विनाश के पाताल में चली गई? इस प्रश्न का जवाब बहुत साधारण है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। कोई भी सभ्यता, संस्कृति एक साथ विनाश को प्राप्त नहीं होती, उसका पतन रातों रात नहीं होता। सिंधु सभ्यता में भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे जब परिस्थितियाँ विषम होती चली गईं, तब सबसे पहले शुरू हुआ होगा पलायन। युवाओं ने पलायन किया और जीवन की नई संभावनाओं को खोजने के लिए वो दूर दराज के इलाकों में निकल गए। उस समय ताले थे या नहीं थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये कहें कि जंग लगे तालों का एक बहुत बड़ा संसार देखने को मिला होगा उस समय के लोगों को, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर नगर में बंद दरवाजे, सुनसान गलियां, वीरान सड़कें, उजड़े हुए खेत और बंद व्यापार, बहुत कुछ कहानी कह गया होगा। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जब हम नगरों की बात करते हैं तो आमतौर पर, जैसा कि मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है, जैसा कि हड़प्पा के बारे में कहा जाता है, कि वहाँ की जनसंख्या लगभग 35-40 हज़ार रही होगी, क्योंकि जिस तरह से वहाँ मकान मिले हैं और जिस तरह से उनका विस्तार था, तो इतनी जनसंख्या शायद वहाँ रही होगी। और धीरे धीरे ये जनसंख्या सिंधु नदी को पार करके गंगा घाटी की तरफ बढ़ने लगी। पलायन विवशता थी और बुजुर्गों को अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ना बहुत ही असाध्य और कठिन कार्य था, लेकिन जीवन है और जीवन यापन के लिए न्यूनतम साधन तो चाहिए, इसके लिए उन्होंने पलायन किया होगा। अब विचार कीजिए कि जब सभ्यता के लोग दूसरे स्थानों पर चले गए होंगे तो कितना उजाड़ हुआ होगा वो शहर, वो नगर, वो सभ्यता, उसकी कल्पना शायद हम नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात पर विचार किया जा सकता है कि जो अवशेष हमें मिले हैं मकानों के, बाज़ारों के, उनमें कहीं भी हमें ये महसूस नहीं होता कि बारिश के कारण उनमें कहीं सीलन हो, उनमें कहीं कालिख नज़र आती हो, उनमें कहीं कोई और पेड़ पौधे निकल आए हों। तो इसका मतलब साफ है कि वो जितने भी मकान बनवाते थे उस पर आज की तरह दीवारों पर प्लास्टर होता था, प्राकृतिक रंगों का वो इस्तेमाल करते रहे होंगे, लेकिन समय के साथ, आंधी तूफान बारिश के साथ, वो प्लास्टर धीरे धीरे झड़ता चला गया और रह गईं
ईंटों की नंगी दीवारें। ये दीवारें अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं, क्योंकि इन दीवारों में जो ईंट लगी हैं उनका आकार प्रकार हमें ये बताता है कि वहाँ के कारीगर, उस सभ्यता के शिल्पकार, उस सभ्यता के नगर योजनाकार कितने वैज्ञानिक रहे होंगे। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज एक इमारत की आयु लगभग 100 वर्ष मानी जाती है। हालांकि उससे भी पुरानी हवेलियां, उससे भी पुराने मकान देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब वहाँ कोई रहता नहीं है, उनकी देखरेख नहीं होती, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती, तो वो मकान, वो इमारत ध्वस्त होने लगती है। उस पर धूल, रेत, बारिश, जानवर और कुदरत मेहर करने लगती है। उनका वहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि जिस गहराई में हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं, उन पर धूल, मिट्टी, रेत या और प्राकृतिक आपदाएं कितने लंबे समय तक चली होंगी कि वो मिट्टी में दबते चले गए। ये 100 वर्ष में नहीं हो सकता, ये 200 वर्ष में नहीं हो सकता, ये 2000 वर्ष में नहीं हो सकता। इसके लिए कम से कम 8 से 10,000 साल चाहिए। जब वो सभ्यता नष्ट हुई होगी, उसके बाद 8-10 हज़ार साल तक वो मिट्टी में दबी रही, वो मिट्टी में दबकर रह गई, उस पर मिट्टी की परतें चढ़ती चली गईं। तो किस हिसाब से पाश्चात्य वैज्ञानिक, पाश्चात्य इतिहासकार सिंधु सभ्यता को मात्र 5,000 साल पुराना बताते हैं, ये विषय अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ जाता है। यहाँ से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि विदेशी आक्रमणों के साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। ना तो किसी इमारत में है, न किसी कब्रिस्तान में है, न किसी कलाकृति पर हैं। हथियार नहीं हैं। किस चीज़ से लड़ा गया होगा वो युद्ध, किस चीज़ से आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए होंगे, उसके कोई सबूत नहीं है। तो विदेशी आक्रमण बहुत ही एक छोटा विषय है सिंधु सभ्यता के पतन का, उसको स्वीकार करना संभव नहीं है। युद्ध तो हर युग में हुए हैं, हर सभ्यता में हुए हैं, 2 कबीलों में हुए हैं, 2 समाज में हुए हैं, लेकिन युद्ध पतन का कारण बनेगा ये संभव नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ जलवायु परिवर्तन से, सामाजिक विघटन से, आर्थिक विसंगतियों से और महामारी से, जिसमें महामारी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो इस तरह से हम विश्लेषण करें तो महामारी एक ऐसा कारण मिलता है जो सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे मुख्य कारण माना जा सकता है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में कुछ और रोचक चीज़ें लेकर आऊँगा, कुछ रहस्यों से पर्दा उठाऊँगा, कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ दूँगा जिनके विषय में शायद आप नहीं जानते होंगे, कुछ मनपसंद गीतों की धुन, ताकि मनोरंजन भी हो और ज्ञानरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो। तो आप रहिए स्वस्थ, मस्त और व्यस्त। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया